हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू सैमुअल हंटिंगटन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट refers to the changes in the political culture and political institutions as a result of the process of modernization. तो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में और पॉलिटिकल कल्चर में जो चेंजेस आते हैं एक सोसाइटी के, उसको हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो मॉडर्नाइजेशन एक मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है। इसने हर स्फेयर को इन्फ्लुएंस किया है। तो मॉडर्नाइजेशन का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे कौन से मॉडर्न आइडियाज थे मॉडर्नाइजेशन के जिनकी वजह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आया? वो मॉडर्न आइडियाज थे लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द चेंज इन द आउटलुक, पॉलिटिकल कल्चर एंड रूरल एंड अर्बन सोशल लाइफ। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर में चेंज नहीं आता है, बल्कि लोगों के आउटलुक, उनके नजरिए, उनकी सोशल लाइफ, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल, उसमें भी बदलाव आता है। The changes help the less developed societies in the achievement of goals and standards. Political modernization के थ्रू जो changes आते हैं वो हेल्प करते हैं एक लेस डेवलप्ड सोसाइटी की अपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में, ताकि वो डेवलप्ड हो सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। And so it is the transformation of a traditional political system into a modern democratic system. Political modernization को हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम होता था, जिसमें ऑटोक्रेसी होती थी, रिलीजियस वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लोकल हेड्स, रिलीजियस हेड्स और कम्युनिटी लीडर्स को सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता था इंस्टेड ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी जिसका पॉलिटिकल सिस्टम भी लोकलाइज्ड था। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया इनटू अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज। ये कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इमर्ज हुआ ड्यूरिंग द 1950s में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ एसपी हंटिंगटन ऑन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। एसपी हंटिंगटन का क्या कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का? सबसे पहले तो हंटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन किया है। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को माना है एक मल्टीफेसेटेड प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस थी जो कि डिफरेंट एरियाज में हुई थी, एंड इट इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्टिविटी। मॉडर्नाइजेशन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी के सभी एरियाज में चेंज आया था, चाहे वो एरिया इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। सो अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, मॉडर्नाइजेशन ने 5 मेन एरियाज में चेंजेस लाए थे। एट द साइकोलॉजिकल लेवल, मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। साइकोलॉजिकल लेवल पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब था एक पर्सन की वैल्यूज में, उसके एटीट्यूड्स में और एक्सपेक्टेशंस में चेंज आना। उसके जो मूल्य हैं, उसका जो सोचने का तरीका है, उसमें चेंज आना विद मॉडर्नाइजेशन एट द साइकोलॉजिकल लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल पर मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया? इट इन्वॉल्व एक्सपेंशन ऑफ मैन्स नॉलेज अबाउट हिज एनवायरनमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। एक पर्सन की अपने एनवायरनमेंट को लेकर नॉलेज बढ़ी। मॉडर्नाइजेशन से लिटरेसी आई, मास कम्युनिकेशन बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी। सो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी चेंजेस आए, एक पर्सन की नॉलेज में इन्हांसमेंट हुई। डेमोग्राफिकली इट इम्प्लाइज अ चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एन इंक्रीज इन हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रेटर ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। डेमोग्राफिकली अगर हम बात कर लें, यानी कि पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर लें, तो मॉडर्नाइजेशन ने लाइफ पैटर्न्स में एक चेंज लाया। इससे हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी लोगों की, और ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी बढ़ी।
लोग अपने प्रोफेशन के लिए, व्यवसाय के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हुए। तो ये शिफ्टिंग बढ़ी फ्रॉम रूरल एरियाज टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सोशल लेवल के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या चेंजेस आए? मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ इंडिविजुअल्स फोकस फ्रॉम फैमिली टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइज सेकेंडरी एसोसिएशंस। तो मॉडर्नाइजेशन ने एक ऐसा शिफ्ट लाया इंडिविजुअल के फोकस में कि जहां वो पहले फैमिली की तरफ फोकस करता था, फैमिली ही उसका सब कुछ थी, जो वो ग्रुप्स फॉर्म करता था वो भी विद इन द फैमिली होते थे, उससे शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। उसने फैमिली से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका हिस्सा भी बनना शुरू किया, जैसे कि वो इंटरेस्ट ग्रुप्स का पार्ट बना, पॉलिटिकल पार्टीज उसने ज्वाइन करी, प्रेशर ग्रुप्स का वो पार्ट बना। तो अब जो उसका फोकस था, इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू फैमिली बट द सेकेंडरी एसोसिएशंस एज वेल। वहीं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या मेजर चेंज आया? मॉडर्नाइजेशन ने चेंज लाया शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू मार्केट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में देखें तो पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें फार्मर सिर्फ अपनी नीड्स के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है, थोड़ा बहुत अगर कोई सरप्लस बचता है उसको फिर वो सेल कर देता है। लेकिन इससे शिफ्ट आया टुवर्ड्स द मार्केट एग्रीकल्चर। मार्केट एग्रीकल्चर होता है जब एक फार्मर मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है। तो इकोनॉमिकली शिफ्ट आया फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द मार्केट एग्रीकल्चर। इसके अलावा एक और चेंज ये आया कि एग्रीकल्चर की जो परसेंटेज थी वो घट गई और इंडस्ट्रीज की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई। लोगों ने शिफ्ट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्कोप है इंडस्ट्रीज का वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया इंस्टेड ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो स्फेयर है वो घट गया एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हंटिंगटन ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या कहा है। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेडिशनल सोसाइटीज ट्राई टू बिकम मोर एजुकेटेड, डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, urbanized and actively participating societies। तो उनका मानना है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनना चाहती हैं, डेवलप्ड बनना चाहती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड बनना चाहती हैं, अर्बनाइज्ड बनना चाहती हैं और ऐसी सोसाइटीज बनना चाहती हैं जिनका सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। It involves transformation of political culture due to change in physical and social environment। तो जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हुए हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करे हैं, उनकी वजह से पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आता है और उस चेंज को हम कहते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो जो मॉडर्नाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और उन्होंने कुछ मेन फीचर्स बताए हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के, जिन्हें हम मेन प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो जो पहला एस्पेक्ट है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का, दैट इज अर्बनाइजेशन, शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द सेकंड एस्पेक्ट, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। फिर आता है सेक्युलराइजेशन विच इज द थर्ड एस्पेक्ट। सेक्युलराइजेशन होता है रिलीजियस वैल्यूज से नॉन रिलीजियस वैल्यूज या सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज की तरफ शिफ्ट करना। इसमें रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, चर्च लीडर्स की अथॉरिटी में डिक्रीज होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलराइजेशन। या ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना जो किसी रिलीजियस बेसिस पर ना हो। इन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी प्रकार का रिलीजन का इन्फ्लुएंस ना हो। फिर आता है डेमोक्रेटाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाए या डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। एजुकेशन और मीडिया पार्टिसिपेशन में भी इंक्रीज लाया जाए। सो दीज आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हंटिंगटन ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के 3 एलिमेंट्स भी बताए हैं। ये ना ही सिर्फ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स हैं बल्कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स भी हैं जिसके बिना ये इम्पॉसिबल है।
तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, which means a unified secular and national authority rather than authority of feudal lords, religious leaders and community leaders. Rationalization of authority का मतलब ये है कि एक नेशनल अथॉरिटी होनी चाहिए बजाय कि डिफरेंट लोकल अथॉरिटीज होने के। वो लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं फ्यूडल लॉर्ड्स की, जिन्हें जागीरदार भी कहा जाता है, या ये जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, या डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लीडर्स होते हैं, इनकी अथॉरिटी की बजाय एक सिंपल सिंगल नेशनल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू पूरी सोसाइटी को इंटीग्रेट किया जा सके, उसे यूनाइट किया जा सके। एंड इट शुड बी सेक्युलर बिसाइड्स बीइंग यूनिफाइड। इस अथॉरिटी का आधार कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस वैल्यूज को पॉलिटिकल वैल्यूज से अलग रखना चाहिए। रिलीजन या धर्म के आधार की बजाय नेशनल अथॉरिटी का जो आधार है वो रीजन होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। एक नेशनल अथॉरिटी तार्किक होकर कार्य करे। दैट इज व्हाट रैशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि डिफरेंट कार्यों को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करें। कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो हेल्थ से डील करने के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो एग्रीकल्चर से डील करने के लिए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो कम्युनिकेशन से डील करने के लिए, और उन डिपार्टमेंट्स में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो उन कार्यों में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। उन्हें अपने कार्य की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी एक्सपर्ट्स इन व्हाट दे डू, ताकि जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, विच इज द थर्ड एलिमेंट। जनता का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जहां पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होगी वहां प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगे, और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स का हिस्सा होंगे। इससे क्या होगा कि लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का साइन है। एंड बिसाइड्स दीज it is possible to have a greater degree of contact between national and international political systems. हंटिंगटन का मानना है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये कि जहां पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होती है ऐसे सिस्टम्स में नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में एक अच्छा कॉन्टैक्ट होता है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक देश का दूसरे देशों के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। तो ये होते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के लिए इन तीनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब समझने के बाद हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के जनरल फीचर्स को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट करती है एक यूनाइटेड सेक्युलर और नेशनल अथॉरिटी को। ये एम्फसाइज करती है डेमोक्रेसी पर, रैशनैलिटी के यूज पर, रूल ऑफ लॉ पर, इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है जहां एक पर्सन का रूल होता है, उसकी बजाय पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी का। इट इज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड रूल ऑफ मैन। एक पर्सन की रूल की बजाय ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और सुपरस्टिशंस को फॉलो करने की बजाय ये रैशनैलिटी के यूज को एम्फसाइज करती है। Then comes growth of political institutions based on differentiation and specialization. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होने के बाद जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाई? एज अ रिजल्ट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, एनजीओज एंड पॉलिटिकल पार्टीज. There is a greater degree of contact between the national and international political systems. National और international political systems के बीच में भी contact increase हो जाता है. And there is a cultivation of national identity. एक national identity को cultivate किया जाता है by uniting the whole system. लोगों के लिए religion, region, color, caste based interest से ज्यादा national interest सबसे important हो जाता है. Then there is development of mass media. Political modernization जब होती है तो mass media का भी development होता है.
जिसमें आते हैं टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और आज के समय में सोशल मीडिया। और ये सारे मीडियम्स हेल्प करते हैं सिटीजन को इन्फॉर्म्ड रखने की। उनको पता चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ऑल्सो modernization does not necessarily means discarding all the traditional values and cultural or political heritage. Modernization का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दिया जाए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए, बल्कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है उनको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइज होने के साथ साथ किंगशिप जैसे ओल्ड इंस्टीट्यूशन को डिस्कार्ड नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा। सो ऐसी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो एक सोसाइटी को यूजफुल लगती हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यू रखती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को कुछ बोनस तो मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सैमुअल हंटिंगटन का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है उनका आर्टिकल जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। इसके अलावा हंटिंगटन ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच के रिलेशनशिप को भी बताया है। उनका मानना है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिनोनिमस हैं, यानी कि ये दोनों सेम हैं। उनका मानना है कि इन दोनों एस्पेक्ट्स को मेजर करने का तरीका सेम है, तो इसीलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, which basically refers to change in political culture and political institutions as a result of modernization. Political modernization support करती है एक unified secular and national authority का। इसके साथ ही साथ वो support करती है democracy को, use of rationality को, increase in public participation, greater degree of contact between the national and international political systems, as well as increase in education and development of mass media. हालांकि इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इट इज नथिंग एल्स बट वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को कॉपी करना इज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, और इस कॉन्सेप्ट को हम रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज की स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट ओनली सपोर्ट्स द एडवांस्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। हालांकि हम ये डिनाई नहीं कर सकते दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे हमें पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है। हमें ये पता चलता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या बदलाव आते हैं जब वहां पे एक सोशल चेंज आता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।